this is, we have new techniques, or the, you can say, the strategical part of the chapter depreciation. We have done so many things in this chapter, the depreciation. We have done how to prepare the journal entries of depreciation. We have done the journal entries of machine. We have done, you can say, for the ledger of depreciation, accumulated depreciation. You people are capable enough to calculate the total cost of machine. You people are capable enough to solve by methods of depreciation. We have straight line, diminishing, unit production, and working hour. Okay, so let's proceed towards the more details about this chapter, so you people come to know all the tricks. Now this is the point which I would like to discuss over here for the board examination. For the board point of view, I have discussed the content that are very much necessary for you people, that you must know to calculate the total cost of your fixed asset. So once you are capable enough to solve the total cost, if your total cost is wrong, then your complete quotient will be wrong. So don't make any mistake in your total cost, that how you are applying your cash discounts, trade discounts, and your adding of sales tax. We have to go through these the contents. For we must know the total cost of fixed assets, जर्नल एंट्री फॉर द मशीन. मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि हमारे पास जर्नल एंट्री ऑफ द मशीन्स कितनी होती है, 6 टाइप्स की होती हैं. मतलब सबसे पहले आप उसकी ट्रेड डिस्काउंट से बनाते हैं, फिर कैश डिस्काउंट से, फिर सेल्स टैक्स से, देन हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये 6 आपके पास जर्नल एंट्री बनती हैं फॉर द मशीन. देन वी हैव जर्नल एंट्री फॉर द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट अलाउंस पर डेप्रिसिएशन क्रेडिट. जो इसकी जर्नल एंट्री वो होती है वो इसकी एडजस्टिंग है. क्लोजिंग एंट्री की बात करती हूँ, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट. लेजर ऑफ डेप्रिसिएशन का आप लोग के साथ मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर डेप्रिसिएशन ही का था मेरा, जिसमें हमने टी अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर्स डिस्कस किए थे. ठीक है. Now we have another new point that I would like to discuss in today's class, that is your partial balance sheet. आज आप लोग partial balance sheet पढ़ लेंगे तो इसमें आपका depreciation पूरा complete हो जाएगा. ठीक है. जितने भी content हैं, मतलब जो total cost, journal entries, adjusting entries, closing, ledger and then partial balance sheet, ये सारे content मेरे cover हो गए हैं जो आपको board के लिए मुझे prepare कराने हैं. इसके अलावा कोई और चीज़ आपके board के पेपर में नहीं आती है. ठीक है. सो पार्शियल बैलेंस शीट आज मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी. डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा समझने की हद तक. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स मेरे आपके साथ डिस्कस होंगे, हम सारे पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे. उनके अंदर कोई स्ट्रेटेजिकल पार्ट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हमारे आंसर्स कैसे आ रहे हैं, क्या है. और क्योंकि ये सेक्शन सी है, 30 मार्क्स का है, तो इसमें पार्ट ए, बी, सी, डी भी आएंगे. तो जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करी हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों के साथ जितने भी मेथड्स हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन है, डिमिनिशिंग है, यूनिट प्रोडक्शन, वर्किंग आवर, अब वो उन मेथड्स की आपसे डेप्रिसिएशन की चलना एंट्री पूछ सकते हैं, उसकी क्लोजिंग एंट्री पूछ सकते हैं, वो आपसे स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन का लेजर पूछ सकते हैं. तो यही सारा कंटेंट होगा जो कि डिफरेंट मेथड जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपकी यही सारी कैलकुलेशंस और यही तमाम कंटेंट वो आपसे डिस्कस करेंगे. ठीक है. डेप्रिसिएशन अगर आपने अच्छे से समझ लिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो डेप्रिसिएशन सबसे आसान चैप्टर है. मुझे फॉर्मेशन से ज़्यादा आसान डेप्रिसिएशन लगता है. ठीक है. आई प्रोसीड फर्दर. These are the methods which I have discussed with you. Straight line method by formula भी आप कर चुके हैं, by percentage भी discuss कर चुकी हूँ. We have diminishing, reducing and declining method. Unit production formula के through होता है और working hour भी formula के through होता है. Straight line method और diminishing में month apply होते हैं, unit production और working में month apply नहीं होते. ठीक है. Then सबसे last में sum of 8 digit method है हमारे पास. आई प्रोसीड फर्दर. ये आपने बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से जर्नल एंट्री ऑफ फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड करना है. उसके 5 एंट्रीज़ हैं, वो बेसिकली 6 एंट्रीज़ होती हैं. इसको 5 कहा जाता है क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसके ट्रांसफ़र को एक एंट्री कंसिडर करते हैं. लेकिन क्योंकि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से आप लोग 6 एंट्रीज़ बनाएंगे तो आपकी मशीनरी की फिक्स एसेट ऑफ की जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होंगी. ठीक है. 6 एंट्रीज बेसिकली आप लोगों के हिसाब से 6 हैं.
लेट्स कम टूवर्ड्स योर लास्ट पार्ट, चैप्टर 10 का जो आप डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट पार्ट है, पार्शियल बैलेंस शीट। देखें पार्शियल का मतलब क्या है कि आपने किसी भी पिक्चर का एक साइड देखना है और दूसरा साइड नहीं देखना है, पार्शियली, ठीक है। हाफ पार्ट आपको शो करना है, हाफ पार्ट शो नहीं करना। तो जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि पार्शियल बैलेंस शीट है और हम फिक्स एसेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटे फिक्स एसेट्स हमारे हमेशा बैलेंस शीट के डेबिटेड साइड पे जाते हैं, ठीक है। एसेट्स शुड विल बी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम रिकॉर्ड एसेट व्हेन इंक्रीज इट इज डेबिटेड, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, ये आपका फॉर्मेट होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, एसेट्स को शो करना है, एस फिक्स एसेट्स की हेडिंग लिखनी है, कोई भी आपका मशीनरी है, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, कुछ भी जितने भी फिक्स एसेट्स हैं वो फिक्स एसेट्स को अलग अलग शो करना चाहें अलग अलग शो करें, क्योंकि जब नाम गिवन होता है किसी भी फिक्स एसेट का तो आप उसको सेपरेटली शो करते हैं। मैंने यहाँ पे मशीनरी लिखी, फिर लेस करूँगी उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे याद रखिएगा कि बैलेंस शीट में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा लास्ट ईयर का ले रहे होते हैं, जिस ईयर का आपने निकाला है। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप बैलेंस शीट बनाएं 2009 की, तो आप 2009 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट जो है वो हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिकॉर्ड होती है। कल आप लोगों ने मेरे साथ टी अकाउंट बनाए थे, लेजर बनाया था और जर्नल एंट्री बनाया है। जर्नल एंट्री हमेशा डेप्रिसिएशन की अमाउंट से बनती है, एडजस्टिंग एंट्री भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट से बनती है। जब हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर भी हमारा डेप्रिसिएशन की अमाउंट से बनता है। बैलेंस शीट की बात कर रही हूँ तो बैलेंस शीट में आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगी। फॉर्मूला आप लोग को याद कराऊं, TC माइनस AD इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू। टोटल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास बुक वैल्यू आती है। मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी आप लोगों को यहाँ पे करंट एसेट्स भी नहीं लिखना, टोटल एसेट्स नहीं लिखने हैं, इक्विटीज वाली साइड नील है, कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। सो सबसे अच्छी सी मासूम सी आपकी पार्शियल बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी। क्लियर? अच्छा जी, हमारे पास पार्शियल बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए क्या तरीका है जनाब? पार्शियल बैलेंस शीट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओनली शो फिक्स एसेट साइड, डू नॉट क्लोज विद डबल लाइन। अच्छा हाँ, हमने इसको डबल लाइन से क्लोज भी नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग डबल लाइन लगाते थे ना डेबिटेड साइड और क्रेडिटेड साइड पे, तो देखिए हमने यहाँ पे डबल लाइन नहीं लगानी। डबल लाइन क्यों लगाते थे? क्योंकि डबल लाइन आपके किसी भी अकाउंट को क्लोज कर देती है ना, तो हमें यहाँ पे अकाउंट को क्लोज नहीं करना है। तो और क्लोज कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स बैलेंस ही नहीं आएंगी। अगर यहाँ पे आपने एसेट लिख भी दिया है तो दूसरी साइड पे इक्विटीज तो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, तो इसका मतलब आप वैसे भी क्लोज नहीं कर सकते होते हो, ठीक है। आई प्रोसीड। अच्छा जी, दिस इज योर 3 years डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पे आपके पास बच्चे एयर मौजूद है, एयर, टोटल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू। एज आई हैव डिस्कस्ड विद यू दैट यू पीपल हैव टू कंसिडर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग योर पार्शियल बैलेंस शीट। सो वी हैव टू फोकस ऑन द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर मैं आपसे 2008 की इस वक्त पार्शियल बैलेंस शीट बोलूंगी तो आप बोलेंगे मिस टोटल कॉस्ट 400,000, उसमें से 60,000 माइनस करेंगे एंड बुक वैल्यू विल बी 340, जो कि आप लोग ऑलरेडी टैबुलर कैलकुलेशन में कर चुके होते हैं, ठीक है। वो आपने बैलेंस शीट में शो करना होता है सिंपली। अगर 2009 की आपके साथ बैलेंस शीट डिस्कस करूं, देन यू हैव टू डू टोटल कॉस्ट 400,000 लेस 132, ठीक है। देखो एक्यूमुलेटेड पे जा रही है इसलिए मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है। टोटल कॉस्ट 400,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, योर वैल्यू इज 268। क्लियर? देन अगर 2010 की मैं आपसे बैलेंस शीट बोल रही हूँ, दिस विल बी योर 400,000 माइनस 204,000 एंड देन 169 यू हैव। अच्छा, अगर मैं आपके बुक में गो थ्रू करूं तो बुक में आप लोगों के पास इस वक्त मेरे पास बुक मौजूद है, आपके बुक पेज नंबर 48 पे, ठीक है। बुक पेज नंबर 48 पे आपको अपनी बैलेंस शीट नजर आ जाएगी, पार्शियल बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक है। सो अपने पास बुक पेज नंबर भी नोट डाउन कर लें। पार्शियल बैलेंस शीट बुक पेज नंबर 48 पे, पेटी वाला 4th एडिशन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 4th एडिशन पेटी वाला पे पेज नंबर 48 पे पार्शियल बैलेंस शीट आपके पास बनी हुई है, वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। ऑलरेडी लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा वेट कीजिएगा प्लीज़, मैं सर्च आउट कर लूँ। अच्छा जी, पार्शियल बैलेंस शीट आपके और क्वेश्चंस में जी ऑन पेज नंबर 37, ऑन पेज नंबर 37 आपके पास पार्शियल बैलेंस शीट मौजूद है। दिस इज योर पेटी वाला 4th एडिशन।
ठीक है। सो पेज नंबर 37 पे उन्होंने 3 ईयर्स की एक साथ भी बना के दिखाई हुई है कि 2009, 10 और 11 की कैसे बनी हुई है, उसको फोकस कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों के साथ पेज नंबर डिस्कस किए हैं, पेज नंबर 37 एंड पेज नंबर कौन सा बताया था बच्चों, पेज नंबर 37, पेज नंबर 48। ठीक है, ये दो पेज नंबर्स हैं जिसपे आपके पास पार्शियल बैलेंस शीट अवेलेबल है जी। इस वक्त आपके सामने फॉर्मेट मौजूद है। काइंडली अगर आप क्लास प्रैक्टिस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे सो यू पीपल विल बी मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, this is your 2008 balance sheet in which I have mentioned machinery and equipment cost 400,000 less accumulated depreciation. यहाँ पे मैं 60,000 क्यों लिख रही हूँ? I have to know this thing कि मेरे पास डेप्रिसिएशन 60,000 है, उसका accumulated भी 60,000 ही होगा। उसकी वजह क्या है कि accumulated depreciation for the first year, इसका फॉर्मूला होता है depreciation of previous year plus depreciation of current year। तो इससे प्रीवियस ईयर तो कोई है नहीं, तो हम उसको जीरो लिखेंगे। 0 + 60,000 इज योर 60,000। इट मीन्स 2008 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 60,000 है, जो कि मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया है। 400,000 लेस 60,000, योर आंसर इज 340,000। ठीक है, आप यहाँ पे डबल लाइन नहीं लगाएंगे, इस अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बोथ द कॉलम्स एंड बोथ द साइड्स आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स 2009। हमारे पास 2009 में हमने वही सेम प्रोसेस किया, टोटल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड देन बुक वैल्यू। योर टोटल कॉस्ट इज 400,000 here. Your total cost is 400,000, accumulated depreciation is 132,000 and your book value will be 268. You can see in the partial balance sheet, आपका partial balance sheet का same यही format रहेगा, total cost less accumulated depreciation, then you will have the book value. Clear? नाउ कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट आपके पास प्रीवियसली इस क्लास का जो मेन कंटेंट है सिर्फ पार्शियल बैलेंस शीट हमारे पास रिमेनिंग था, बाकी सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट को एक दफ़ा आपके साथ गो थ्रू करवाऊंगी। हमारे पास बुक की प्रॉब्लम नंबर 14 है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 14 और बुक पेज नंबर 43। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएगा, पार्ट ए बी सी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको जो सेक्शन सी का क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स का क्यों दिया जाता है और उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, और आप वो सब चीज़ें पढ़ भी चुके हैं मेरे साथ। ठीक है, this is your problem number 14. I am proceeding towards, this is your past paper question 2011 private Karachi board on part A. On January 5th 2011, Zen company purchased a machine having a list price 200,000 subject to the trade discount 4%. डेट ऑफ द मशीन को आपने अपने पास हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, जैन कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो हम टॉप पे लिखते हैं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे टोटल कॉस्ट भी निकालेंगे तो लिखेंगे जैन कंपनी टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड यू कैन से दिसंबर 2009। ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड में पता चल जाएगा ईयर एंडेड क्या है। द क्रेडिट टर्म वॉज 2, 10 एंड 30। क्रेडिट टर्म का मतलब होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे कैश डिस्काउंट हमें कैसे पता चलेगा, 2% डिस्काउंट 10 डेज में। 2 10 का मतलब क्या है, 2% डिस्काउंट और 10 डेज में। 2 हमें डिस्काउंट का परसेंटेज होती है, ये 10 क्या है, आपके डेज हैं, कि अगर आपने उनको पेमेंट 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दी है तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आपने 10 तारीख के बाद पेमेंट करी है तो आपको एंड डिस्काउंट मतलब इनफाइनाइट डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी उन्होंने कोई डिस्काउंट की यहाँ पे परसेंटेज शो नहीं करी हुई। सो इट मीन्स क्वेश्चन में जहाँ भी आपको क्रेडिट टर्म का वर्ड नजर आए तो वो आपका कैश डिस्काउंट होगा। ठीक है, कैश डिस्काउंट की परसेंटेज का कैसे पता चलेगा, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट है, जैसे 2/10 लिखा हुआ है, सो 2 इज योर परसेंटेज जितनी आपको कैश डिस्काउंट पे मिलेगी, और ये आपके पास जो डेज हैं वो स्लैश के बाद लिखे हुए होंगे। ये वेरी कर सकता है, ये 5/15 भी हो सकता है, 5% विद इन 15 डेज ऑफ पेमेंट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि आपने डेज ऑफ पेमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब मैंने इस पर मशीनरी परचेज की है 5 जनवरी को, तो मेरे 10 डेज कब बनेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14th को यानी 14th जनवरी को मेरे 10th डेज रिकॉर्डेड हो जाएंगे। क्लियर?
द पेमेंट वॉज मेड ऑन 12 जनवरी, तो क्या मेरे 14 जनवरी को 10 डेज कंप्लीट हो रहे थे, 12 जनवरी को पेमेंट करिए, 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो गई है, इसका मतलब मुझे 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा और वो मैं टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन में रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपके पास इन्होंने 10 डेज दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि आपने कैलकुलेट किए और 14 जनवरी पे 10 डेज खत्म हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट वाज मेड ऑन 16 जनवरी, तो आपके वो 10 डेज के तो क्रॉस हो गए, तो जब वो 10 डेज क्रॉस हो जाएंगे तो फिर आप उस क्वेश्चन के अंदर कैश डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड कीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपने डेट ऑफ परचेज चेक करनी है, डेट ऑफ परचेज 10 जनवरी है, देन क्रेडिट टर्म में उन्होंने आपसे कहा है कि पेमेंट 10 डेज के अंदर अंदर हो जाएगी तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आपने 5 जनवरी से वो 10 डेज कैलकुलेट करने हैं कि किस डेट पे एंड हो रहे हैं और अपनी पेमेंट ऑफ डेट चेक करनी है कि क्या वो 10 डेज के अंदर आ रही है या नहीं। अगर 10 डेज के अंदर डेट होगी तो हम उस पर कैश डिस्काउंट चार्ज करेंगे। ठीक है, आपकी जो डेट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए इन बिटवीन दीज 10 डेज और 10th डे, ऐसा भी हो सकता है कि 14 जनवरी को आपका 10th डे आ रहा हो। ठीक है, 14th को आपका 10th डे है और उसी दिन पेमेंट हो गई है, तब भी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, देन वी हैव 2011 हमारे पास सेल्स टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, टू एयर, फायर इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। फायर इंश्योरेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन द मशीन वाज डैमेज एंड रिपेयर्ड कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और फायर इंश्योरेंस भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सॉरी, रिक्वायर्ड क्या है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन एंड प्रिपेयर जर्नल एंट्री। अभी आप लोगों ने टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करना सीखी है और आपको पता है कि मशीन की आपको 6 जर्नल एंट्रीज बनानी होती हैं, तो आपको वो भी रिकॉर्ड करनी होगी। क्लियर, टोटल कॉस्ट को किस तरह स्टार्ट करते हैं, लिस्ट प्राइस, then less trade discount, then accounts payable, then cash discount, cash payable, then add sales tax and we have invoice price। ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस आपके साथ गो थ्रू करती हूँ। लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, देन ट्रेड प्राइस, कैश डिस्काउंट, नेट कैश प्राइस, एड सेल्स टैक्स एंड देन इनवॉइस प्राइस। ये वही है जो हम आपके साथ लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर आपके साथ ये बात डिस्कस हुई थी कि जब आपके पास इनवॉइस प्राइस आ जाती है तो आपने उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ऐड करना है। ठीक है बेटे, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं वो आपको ऊपर क्वेश्चन को देख के जस्टिफाई करना होगा। ये सारे आपके पास कंटेंट गिवन होंगे और इसमें से आपने लिखना है कि फॉर एग्जांपल सबके आगे लिखते रहे कि सेल्स टैक्स सी है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रांसपोर्टेशन भी सी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर सी लिख दें, टू एयर फायर इंश्योरेंस आर लिख दीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंस्टॉलेशन चार्जेस इसके आगे भी सी मेंशन कर दें, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वर्क द मशीन वाज डैमेज एंड रिपेयर्ड इसके आगे आर लिख दें, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब जो ऊपर आपके पास डाटा दिया हुआ है इसमें मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 हैं और रिमेनिंग क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर, ये आपने कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करी, इनवॉइस प्राइस में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे और आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, देन वी हैव टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री फॉर द मशीन। ये आपके पास 6 जर्नल एंट्रीज हैं, 1 2 3 एंड दिस इज 4, इन्होंने 4 को नंबरिंग नहीं करी है, 4 5 6। ठीक है, पार्ट 2 में देखती हूँ, ऑन 5 अप्रैल 2009 अजीज कंपनी परचेज इक्विपमेंट 220 विद यूजफुल लाइफ 10 years। The company applies 20% rate of charging depreciation straight line। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको यूज करना है और उन्होंने आपको स्ट्रेट लाइन बाय परसेंटेज बोला है। इसका मतलब बाय परसेंटेज का मतलब हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि सैलवेज वैल्यू भी गिवन नहीं है और प्लस उन्होंने कंडीशन दे दी है कि कंपनी अप्लाई कर रही है 20% रेट फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम बाय फॉर्मूला कर चुके हैं। आपने क्या करना है बच्चे, आपने 220 पे 20% अप्लाई करना है, 220,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 एंड देन वी हैव टू अप्लाई मंथ। अप्रैल से काउंट करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 months हो रहे हैं, multiply by 9 divided by 12। you can see the solution over here I have shared with you। 220,000 multiply by 20%, then we have multiply by 9 divided by 12। डेप्रिसिएशन की आपके पास अमाउंट आ जाएगी, जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है वही उसका एक्यूमुलेटेड होगा एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू।
TC माइनस AD, टोटल कॉस्ट आपके पास 220 है, उसमें से 33 को माइनस कीजिएगा, बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटे। देन 2010, क्योंकि आपको कैलकुलेट करनी है, रिक्वायर्ड में देखिएगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2009 एंड 10। फर्स्ट जो ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपने मशीन को यूटिलाइज किया है, जो फर्स्ट ईयर की आपकी मशीन है उसमें आपने 9 मंथ्स यूटिलाइज किया है। सेकेंड मंथ में हमारे पास मशीन की यूटिलाइजेशन 12 मंथ्स है। इट मीन्स 220 मल्टीप्लाई बाई 20,000, 220,000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ आप उसका मल्टीप्लिकेशन 12 डिवाइडेड बाई 12 शो कर सकते हैं। ठीक है। देन आपके पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब 33,000 प्लस 44,000, हमारे पास आंसर आ जाएगा 77,000। ठीक है बेटे। देन वी हैव टू कैलकुलेट द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, TC माइनस AD। योर टोटल कॉस्ट इज 220, देन यू हैव टू लेस 77,000 एंड योर आंसर ऑफ बुक वैल्यू इज 143। ठीक है। होप सो इट इज़ वेरी मच ईजी। हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं इससे पहले भी, स्ट्रेट लाइन मेथड बाय परसेंटेज। मैं रिक्वायर्ड के सेकंड पार्ट पे जा रही हूँ, मेक एंट्रीज इन द जर्नल। अच्छा, जर्नल में डेप्रिसिएशन की जर्नल बनानी है, जर्नल फॉर डेप्रिसिएशन, ये यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जर्नल फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कॉलम कौन सा है बेटा, ये वाला। ठीक है, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रही हूँ। अब इस कॉलम में की आपको जर्नल एंट्री बनानी है फॉर 2009। क्या जर्नल एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 33,000, एंड फॉर 2010 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 44,000। ठीक है। ये आपके पास एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, क्लोजिंग एंट्रीज हैं, और जर्नल एंट्रीज आपके पास सेम है। उन्होंने आपको जर्नल बोला है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनाई है। बेसिकली आप सिर्फ सिंपल जर्नल बनाएंगे। ठीक है। एडजस्टिंग और क्लोजिंग ना बनाए, सिंपल जर्नल बनाइएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट फॉर 2009 एंड 2010, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग रिक्वायर्ड तो नहीं है वैसे। ठीक है। देन वी हैव सेक्शन सी, वजीर एंड कंपनी परचेज मशीनरी ऑन जुलाई 1st 2008 एट ए कॉस्ट ऑफ 400,000। आपने क्या करना है, कंपनी के नाम को हाईलाइट करना है अपने पास, वजीर कंपनी, उसकी डेट को हाईलाइट कर लें, और कॉस्ट ऑफ मशीन को। ये 3 कंटेंट है। मशीन की डेट को देख के आपको पता चल रहा है ना बेटे, जुलाई में मशीन स्टार्ट हो रही है। ठीक है। आपकी जो वर्किंग डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी है वो जुलाई है। It is estimated the machine have a scrap value 40,000 estimated machinery produce। अच्छा, उन्होंने कहा है जो estimated producing unit है, या मतलब जो useful life है आपकी, वो है 450,000। नाउ वी हैव 2008, 9 एंड 10। 2008 में मशीन ने कितने यूनिट इस्तेमाल किए, 30,000। 2009 में 60,000। 2010 में 80,000। ठीक है। आपके पास मेथड कौन सा अप्लाई हो रहा है, यूनिट्स की बात हो रही है, तो आप देख के ही समझ गए होंगे यूनिट प्रोडक्शन मेथड है। ठीक है। फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगी, TC माइनस SB डिवाइडेड बाई UL। TC क्या है, टोटल कॉस्ट 400,000 माइनस सेल्वेज वैल्यू 40,000 डिवाइडेड बाय 450,000, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट को हम इन यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ये आपके कर्सर मूव करें, इन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। TC माइनस SB डिवाइडेड बाय UL, 400,000 माइनस 40,000 डिवाइड बाय 450, पर यूनिट कॉस्ट आई है 0.8। ठीक है। अब आपने, क्योंकि आप यूनिट प्रोडक्शन मेथड कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था मंथ को फोकस करना है। क्या आप यहाँ पे मंथ अप्लाई करेंगे, आप कहेंगे नो मिस, क्योंकि ये मेथड क्या है, यूनिट प्रोडक्शन मेथड है। यूनिट प्रोडक्शन मेथड में और वर्किंग आवर में हम मंथ अप्लाई नहीं करते। ठीक है। इसकी कैलकुलेशंस की तरफ आ रही हूँ। हमारे पास 2008, 9 एंड 10 है। फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन के लिए 2008 में कितने यूनिट्स यूटिलाइज हुए थे, 30,000। 2009 में 60 और 2010 में 80। आपके पास ये जो यूनिट्स हैं, इनको आपने पर यूनिट कॉस्ट 0.8 से बेटे मल्टीप्लाई कर देना है, एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। 24, 48 एंड 64। आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है वही उसका एक्यूमुलेटेड होगा। क्लियर। सेकेंड ईयर के लिए 24,000 को 48,000 में ऐड करेंगे तो 72,000 आ जाएगा। थर्ड ईयर के लिए 72,000 में 64 ऐड करेंगे तो 136 आ जाएगा। ये एक जिगजैग फॉर्म में चलता है, 24 देन सेम 24, बिकॉज फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वही उसका एक्यूमुलेटेड होगा। ठीक है।
देन हमारे पास क्या आ जाता है 48, इट्स 24 प्लस 48 72, 72 प्लस 64 136। बुक वैल्यू की तरफ आती हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू बुक वैल्यू। टोटल कॉस्ट आपके पास गिवन है 400,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24, आपके पास वैल्यू आएगी बेटा 376। ठीक है, सेकेंड ईयर के 2009 के लिए 400,000 देन माइनस 72,000, यू हैव वैल्यू 328। मैं बार बार टोटल कॉस्ट बेसिस सिर्फ एक्यूमुलेटेड को माइनस कर रही हूँ। 400,000 माइनस 136 264। क्लियर? देन वी हैव लेजर ऑफ डेप्रिसिएशन। होप सो लेजर बनाने आप लोगों को आ गए होंगे। लेजर बनाने के लिए आपने डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को कंसिडर करना होता है। ठीक है, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रही हूँ। क्लियर? याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री के लिए डेप्रिसिएशन की कॉस्ट लेते हैं। हमारे पास लेजर ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेंगे, ये वाली। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर के लिए भी डेप्रिसिएशन का कॉलम यूज करते हैं। सिर्फ पार्शियल बैलेंस शीट के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। क्लियर? दिस इज द लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। खुद ही से आप लोग प्लीज बना के आपने खुद से अपनी सेल्फ प्रैक्टिसिंग करनी है। लास्ट क्लास में मेरे आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह हम डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री को फोकस कर रहे होते हैं। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री आपको पता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उसी जनरल एंट्री की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो आपने 2009 की डेप्रिसिएशन है, पहले आपने उसको लिखना है। दूसरे साइड पे कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको क्लोज कीजिएगा। देन बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखिए, जो सी डी है उसके अपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन आएगा। ब्रॉड डाउन के ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि आप इसको क्लोज कर चुके हैं। देन वी हैव टू राइट इट डाउन, ब्रॉड डाउन 2008 के डेप्रिसिएशन, आप उसको टोटल करके सी डी एंड बी डी करना है। ठीक है, your home assignment is just you have to revise this complete question of problem number 14 on book page number 43। सो दिस इज़ योर होम असाइनमेंट। अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ प्रॉब्लम नंबर 14 डिस्कस किया है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ पार्शियली डिस्कस किया। पार्शियल का मतलब इन ए स्मॉल पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किया है। करंटली टूडेज क्लास हमने कंप्लीट क्वेश्चन गो थ्रू किया है। ठीक है, जिसमें हमें सेक्शन ए में का रिक्वायर्ड से पता चला कि कॉस्ट ऑफ मशीन और जनरल एंट्रीज आपको बनानी आनी चाहिए। पार्ट 2 में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड बाय परसेंटेज सॉल्व किया, जिसकी आप लोग को जनरल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन उन्होंने मांगी, और फिर उसके बाद उन्होंने उसके लेजर भी शायद कैलकुलेट करवाए आप लोगों से। ठीक है जी, सिर्फ जनरल एंट्री है और कैलकुलेशन है। ठीक है, देन पार्ट सी में हमने यूनिट प्रोडक्शन मेथड यूज़ किया, और यूनिट प्रोडक्शन मेथड से आपने जनरल एंट्री बनाई है डेप्रिसिएशन की। फिर टी अकाउंट यानी जो लेजर है वो डेप्रिसिएशन का, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का वो आपने टी अकाउंट सिर्फ सेक्शन सी में बनाए हैं। तो रिक्वायर्ड के अगर कंटेंट देखे जाएं तो इस वक्त आपने डेप्रिसिएशन का जितने भी लेक्चर अटेम्प्ट करे हैं उसमें आपने टोटल कॉस्ट भी आपको निकालनी आ गई है। ठीक है, आपने बेटा जनरल एंट्री भी सीख ली है, आपको स्ट्रेट लाइन बाय परसेंटेज भी आ गई है, देन स्पेसिफिक लेजर अकाउंट्स भी बनाने आ गए। ठीक है, सो ये सारा कंटेंट है जितने मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इन द अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे डेप्रिसिएशन के, उसमें मैं आपके साथ सिर्फ आपके पास पेपर्स को फोकस करूंगी, और मोर और लेस सम क्वेश्चंस ऑफ योर बुकिश एग्जांपल्स आल्सो। But now it's for your turn for the practicing of depreciation. This is all for today. Thank you so much.